नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइबा। देश में जांच एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और लगातार छापेमारी से सब कुछ चौंका भी रही हैं। एक के बाद एक तगड़े एक्शन से अपराधियों में खौफ बना हुआ है। अब एक बार फिर से जांच एजेंसी ईडी ने ऐसी कार्रवाई की है जिससे हड़कंप मच गया है, क्योंकि जहां पर कार्रवाई हुई है वहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर डीएमके सरकार चला रही है और इस कार्रवाई से सरकार की नींद भी उड़ गई है। क्या कुछ है पूरा मामला और किस पर चला है ईडी का चाबुक और किस तरह से जांच एजेंसियां अपराधियों पर लगाम लगा रही हैं, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और खजाने को जब्त कर रही है। अब एक बार फिर से तमिलनाडु के मदुरै में मौजूद नियो मैक्स समूह की कंपनियों पर जबरदस्त एक्शन ईडी ने लिया है, जिससे भगदड़ मच गई है। दरअसल ईडी ने इस समूह के 207 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी ने समूह के खिलाफ ये कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की है। ईडी ने एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा है कि मदुरै में मौजूद नियो मैक्स समूह की कंपनियों की तरफ से की गई वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर 207 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के मुताबिक नियो मैक्स समूह की कंपनियों ने कथित तौर पर 12 से 30% ब्याज के साथ उच्च रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को विभिन्न परियोजनाएं अलॉट कर दी, लेकिन लाखों रुपए जमा कराकर उन्हें धोखा दे दिया। ईडी ने कहा कि नियो मैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड समूह ने अपराध से अर्जित आय को छुपाने के लिए अपने बही खातों में हेरफेर भी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक समूह के लेख परीक्षक ने अपने बयान में ये पूरी बात भी कबूल की है कि उसने हेरफेर किया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल नियो मैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निवेशकों की तरफ से दर्ज की गई शिकायतों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों पर 12 से 20% ब्याज के साथ ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया गया था। साथ ही निवेशकों को कई परियोजनाओं में लाखों पैसे जमा करने के नाम पर धोखा भी दिया गया। अब आरोप यह है कि कंपनी और उसके प्रमोटर अपना वादा पूरा करने में बुरी तरह से फेल हो गए, जिसके बाद ये तगड़ी कार्रवाई की गई। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि नियो मैक्स समूह की कंपनियों ने जमीन की खरीद के लिए बाकी संस्थाओं यानी समूह के बाहर को बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन हस्तांतरित किया है और ये अचल संपत्तियां अभी भी उन अन्य संस्थाओं के पास ही हैं। ये भूमि पार्सल और परियोजनाएं नियो मैक्स समूह की कंपनियों की तरफ से उत्पन्न अपराध की आय है। एजेंसी ने यहां तक कह दिया है कि नियो मैक्स समूह की कंपनियों ने अन्य संस्थाओं के नाम पर रखी गई 207 करोड़ रुपए की बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का वार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। साल 2014 में केंद्र में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है, जिसके चलते जांच एजेंसियों ने भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की है। ईडी के साथ साथ बाकी एजेंसियों ने पिछले 9 सालों में टैक्स चोरी करने वालों पर जमकर एक्शन लिया है। ईडी का चाबुक केवल कारोबारियों पर ही नहीं बल्कि भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं पर भी चला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कितने रुपए की संपत्ति जब्त की है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 15 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि साल 2014 से लेकर अब तक ईडी ने 1.16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में सवाल किया था, जिसके जवाब में केंद्रीय कार्मिक
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ईडी ने 1 जनवरी 2019 से अब तक 4 लोगों को भारत प्रत्यर्पित किया है और अदालतों ने 3 और लोगों के प्रत्यर्पण का आदेश भी जारी किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून 2002 के तहत 1,16,792 करोड़ रुपए की अपराध से कमाई राशि अस्थायी रूप से कुर्क की है और 16,63,721 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। मंत्री ने यह भी कहा कि इसके अलावा भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत 16,740.15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और इसके तहत 15,038.33 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पिछले 4 साल में यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मई 2023 के दौरान राजस्व विभाग के तहत ईडी ने पीएमएलए के तहत 69,045.89 करोड़ रुपए की अपराध से कमाई राशि अनंतिम रूप से कुर्क कर ली है। 200 करोड़ की शादी में फंसा। दरअसल इस साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में एक शादी हुई। इस शादी में 200 करोड़ रुपए कैश खर्च किए जाते हैं। प्राइवेट जेट से रिश्तेदार भारत से यूएई आते हैं, नाच गाना भी होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने आते हैं। किसी शादी में इतनी रईसी दिखाई जाए और वो जांच के दायरे में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हुआ भी यही। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से इस पर नजर पड़ी और फिर खुलासा हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का इसमें हाथ है। ये शादी सौरभ चंद्राकर की थी। सौरभ छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन ऐप शुरू की थी। इस ऐप पर ऑनलाइन सट्टा भी लगाया जाता है। ईडी ने 3 महीने में जब्त किया 100 करोड़ कैश। दरअसल साल 2022 में आपने प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नाम कई बार सुना होगा। बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मामला हो या कोलकाता के एक व्यापारी के ठिकानों पर छापे का, सभी में ईडी एक कॉमन फैक्टर है। वैसे ईडी की इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक दलों का अपना घमासान है, लेकिन यहां बात हो रही है इस दौरान पकड़े गए करीब 100 करोड़ रुपए के कैश की। अब सवाल यह है कि ईडी जब ये रुपया जब्त करता है तो दरअसल उसका होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल शुरुआत में आप सबसे ताजा मामला जान लीजिए, जिसमें ईडी ने कोलकाता में एक व्यापारी के घर से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी को जब्त किया। कारोबारी पर आरोप है कि उसने मोबाइल गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करके ये रकम जमा की थी। इतनी नकदी गिनने के लिए बैंक के 8 कर्मचारियों को घंटों मेहनत करनी पड़ी। लगभग इतनी ही नोट गिनने की मशीनें भी उनके साथ नकदी गिनने का काम करती रहीं जब ईडी ने की अपनी सबसे बड़ी जब्ती। अब आपको वो बताते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने दरअसल सोचा ही नहीं था, जब ईडी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारियों में से एक को अंजाम दिया था। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हैं, तो वहीं उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने लगभग 50 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया। इसे गिनने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। हालत ये थी कि नोट गिनने का काम करने वाले बैंक कर्मचारी भी थक कर चूर हो गए और इससे कुछ दिन पहले ही झारखंड खनन घोटाले से जुड़े एक मामले में भी ईडी ने 20 करोड़ की नकदी जब्त की थी। इसके अलावा सोना, चांदी, गहने, रत्न वगैरह अलग से जब्त किए गए। पकड़े गए कैश का क्या करती है ईडी? अब सवाल ये उठता है कि ईडी इतना ज्यादा रुपया पकड़ती है तो उसका करती क्या है। हम आपको बता देते हैं कि कानून के हिसाब से ईडी का रुपया जब्त करने की अनुमति तो है, लेकिन ये पैसा उसकी पर्सनल खाते यानी पीडी में जमा भी होता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरअसल जब्ती के बाद आरोपी को पैसे के सोर्स और वैध कमाई होने के सबूत देने का मौका भी दिया जाता है। जब तक इससे जुड़ा केस चलता है तब तक ये कैश ईडी के पास ही पड़ा रहता है। अगर आरोपी अपनी इनकम का सोर्स साबित कर देता है और कोर्ट उसे मामले में बरी कर देती है,
तब वो इसे रकम वापस मिल जाती है। वहीं अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है तब इस रकम को गलत तरीके से अर्ज किए गए धन के दायरे में रखा जाता है। हालांकि तब भी इस रकम पर ईडी का दावा नहीं होता। तो फिर किसका होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ईडी किसी कैश को जब्त कैसे करती है। दर्ज होती है हर तरह से नोट की डिटेल। दरअसल ईडी छापे में पकड़े गए कैश की जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत करती है। जब्ती के लिए ईडी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अधिकारियों को बुलाती है। उनकी मौजूदगी में कैश की गिनती होती है। गिनती पूरी होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसे जब्ती मेमो कहते हैं। इसमें बरामद की गई कुल रकम भी दर्ज की जाती है। साथ ही ये भी दर्ज किया जाता है कि 2000 के कितने नोट, 500 के कितने और 200 के कितने और 100 के कितने नोट हैं। ये वैसे ही होता है जब आप बैंक में कैश जमा करने जाते हैं तब पर्ची पर नोटों की संख्या दर्ज करते हैं। इसके बाद एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में इस कैश को बक्से में भरकर सील कर दिया जाता है। इस कैश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय ब्रांच में भेज दिया जाता है जहां ये ईडी के पीडी में जमा कर दिए जाते हैं। एक तरह से समझे तो ये खाता केंद्र सरकार का खजाना होता है। इस पैसे का इस्तेमाल ना तो ईडी, ना बैंक और ना ही सरकार कर सकती है। जब्ती का मुख्य मकसद आरोपी को उसका तत्काल इस्तेमाल करने से रोकना होता है, यानी जिस मकसद के लिए उसने रखा हो। जब्ती के बाद ईडी एक अस्थायी जब्ती आदेश जारी करती है। फिर इस जब्ती की पुष्टि भी की जाती है। अगर आरोपी इस कैश और आय का सोर्स नहीं बता पाता है तब इस रकम पर केंद्र सरकार का दावा होता है और यह केंद्र सरकार के ही खजाने में जमा हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी स्पेशल स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।